मैथ्स विद पूजा में सभी का स्वागत है। आज हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर सेकंड रिलेशंस एंड फंक्शंस। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो चैप्टर का जो नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, हम बोथ पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब सेट्स के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी, आप देख लेना। तो वहाँ पर हमने सेट्स के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे नाम कार्टेशियन क्यों ऐड किया है भाई? कार्टेशियन की क्या ज़रूरत थी? कार्टेशियन की ज़रूरत थी इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला है। क्यों? क्योंकि दो सेट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट करेंगे, तो जो हमारा नया सेट फॉर्म होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। जो नया सेट फॉर्म होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। तो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होते हैं हमारे? कार्टेशियन मीन्स क्या होता है? कार्टेशियन मीन्स होता है जो प्लेन होता है उसको कार्टेशियन नहीं बोलते हैं। जब उसमें टू परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, उसका एक बेस क्लियर कर देते हैं, तब वो प्लेन कहलाता है हमारा कार्टेशियन प्लेन। फिर उस पर हम ऑर्डर्ड पेयर से हमारा पॉइंट शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जो उसके नया सेट बनेगा a इंटू बी का, तो वो जो नया सेट होगा वो नया सेट कैसे होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा। क्लियर? नाम समझ में आ गया टॉपिक का। अब हम आगे पढ़ते हैं। सेट हमें कैसे चाहिए? सेट हमें नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, कैसे होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। क्या जो नया सेट हमें मिलेगा वो कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा। सारे कौन से एलिमेंट होंगे? ए एंड बी के। किस तरह से होगा प्रोडक्ट, वो हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक सेट ए ले लिया, 1 2 3 3 एलिमेंट सेट ए में ले लिए, और मैंने सेट बी में ले लिए 2 एलिमेंट। अब मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रोडक्ट बी फाइंड करना है। ठीक है, ए प्रोडक्ट बी फाइंड करना है, तो मैं यहाँ ए लिखूंगी और यहाँ बी लिखूंगी। जो मेरा फर्स्ट सेट है वो यहाँ लिखा होता है और जो सेकंड सेट है वो यहाँ लिखा होता है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करना है तो पहले ए सेट को 1 2 3 इस तरह से लिख लिया, और ऊपर बी का क्या है? 4 और 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये कॉलम बनेंगे। ये प्रोडक्ट है। अब कैसे फाइंड करेंगे भाई? देखो, जो फर्स्ट सेट है ना, पहले वो ही आएगा ऑर्डर्ड पेयर में। तो 1 का किससे प्रोडक्ट हो रहा है? 4 से। फिर 1 का किससे प्रोडक्ट हो रहा है? 5 से। फिर 2 का किससे? 4 से। फिर 2 का 5 से। 3 का 4 से प्रोडक्ट, और 3 का 5 से। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बनाने का एक तरीका है क्या, कि जो फर्स्ट सेट होता है ना, तो फर्स्ट सेट में ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट सेट का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होगा। यहाँ पे हम ए का प्रोडक्ट बी से कर रहे हैं, इसीलिए हमारे फर्स्ट एलिमेंट में सारे ए के एलिमेंट आएंगे। अब सिमिलरली बी क्रॉस ए अगर मैं निकालूं, सिमिलरली बी क्रॉस ए निकालूं मैं, तो बी क्रॉस ए में बी यहाँ आएगा और ए यहाँ आएगा। तो ए का 1 2 3 और बी का 4 और 5। अब प्रोडक्ट करो इनका। तो जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 4 1, देन 4 2 4 3, 5 1, 5 2, देन 5 3। ठीक है, अब इनको सेट फॉर्म में मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ए प्रोडक्ट बी। अब मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बी प्रोडक्ट ए। अब बी प्रोडक्ट ए मेरा क्या निकला? पहला पेयर 4 1 4 2, इनके बीच में भी कॉमा होते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। 4 2 4 3 5 1 एंड 5 2 5 3। अब देखो यहाँ पे हमने दो प्रोडक्ट निकाले। कौन कौन से? ए प्रोडक्ट बी निकाला और बी प्रोडक्ट ए निकाला। अब आप खुद देखो, दोनों में सिमिलर हैं क्या? दोनों में कोई भी सिमिलर है क्या? नहीं है।
तो यहाँ पे देखो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या कहती है, ए प्रोडक्ट बी इज नॉट इक्वल टू बी प्रोडक्ट ए। तो ये हमने बाय एन एग्जाम्पल समझ लिया कि भाई सच में दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा। मैं पहले बता चुकी हूँ, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठा लो, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का है, ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट किसका है, ए का ही है, और 4 किसका है, बी सेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाले ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के। फिर इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। कब, कंडीशन क्या है, वो दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल होना चाहिए। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हमारी, ए इक्वल सी कॉमा बी इक्वल डी। अब अगर किसी सेट में हम नल सेट से प्रोडक्ट करते हैं, मतलब एम्प्टी सेट से जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हमारा क्या आएगा, नल सेट ही आएगा ऑलवेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी सेट को जब नल सेट से प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है नल सेट। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। तो जब हम उन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से आएंगे, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ ए। अगर हम मान रहे हैं यहाँ पे कि सपोज उस ए सेट के एलिमेंट्स कितने हैं, ए हैं, और बी सेट के एलिमेंट हमारे बी है, स्मॉल बी, तो जब हम उन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट भी कितने होंगे, ए इंटू बी, मतलब उन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। हम एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं। देखो जैसे ए सेट में कितने एलिमेंट है, हमारे 3 हैं, और बी सेट में 2 है, तो जब हमने 3 इंटू 2 किया तो हमारा कितना आया, 6। अब आप यहाँ पे देखो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, सो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली बी प्रोडक्ट ए के लिए भी आप देख लो कि बी प्रोडक्ट ए भी करेंगे तब भी यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे जब हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो कितने आएंगे, 6 आएंगे। क्लियर। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक ही सेट को अगर हम 3 टाइम्स प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रिपलेट ऑर्डर, उसको बोला जाता है ट्रिपलेट ऑर्डर। और उसके लिखने का क्या तरीका है, सेट के फॉर्म में ए कॉमा बी कॉमा सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो यहाँ पे उसे बोला जाता है ट्रिपलेट ऑर्डर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म लिखा है मैंने, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें पता है क्या कि उसमें हमारा कॉलन यूज़ होता है जिसे हम सच दैट कहते हैं, और कॉलन के लेफ्ट साइड में एलिमेंट को शो किया जाता है, कॉलन के राइट साइड में उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स आई थिंक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हमारा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिलेशन, उसको समझते हैं। तो रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या, कोई भी 2 एलिमेंट या ऑब्जेक्ट के बीच में जो कनेक्शन है वो रिलेशन है, वो उसको हम सेट्स के फॉर्म में किस तरह से रिलेशन बनते हैं वो हम समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी का जो सेट फॉर्म होगा उसका ही सबसेट हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, एंड बाय अ रिलेशनशिप बिटवीन, अब रिलेशन कैसे बनेगा, किसके बीच में बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए प्रोडक्ट बी। सबसे पहले तो हमें प्रोडक्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट ही हमें पहले निकलेगा, उसके बाद ही हम उनके बीच में रिलेशन का, उस रिलेशन जो है वो उसी का सबसेट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल से पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ कि रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो रिलेशन को हम हमेशा आर से डिफाइन करेंगे, और आर से डिफाइन करने के बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे जिसे हम सच दैट बोलते हैं। अब वो जो दोनों सेट हैं तो उस सेट में ए से बी, ए टू बी, तो यहाँ पर रिलेशन क्या कह रहा है, ये फॉर्म कह रही है रिलेशन सच दैट ए सेट ए टू सेट बी, ए से बी के बीच में जो रिलेशन होगा उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए हमने ले लिया 1 2 3, 3 एलिमेंट ले लिए, बी सेट में भी मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, 1 ले लिया,
4 ले लिया और 5 ले लिया, मैंने दोनों में 3 एलिमेंट ले लिए। अब मुझे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे इनका प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बी, तो कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है। फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ए का रहेगा और सेकंड एलिमेंट बी का रहेगा, तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते जाइए। तो किस तरह से बनेगा, पहले 1 का 1 से पेयर, फिर 1 का 4 से, फिर 1 का 5 से, ये एक हो गया कंप्लीट। अब सेकंड का स्टार्ट करो, तो 2 और 1 में पेयर, फिर 2 और 4 में पेयर, फिर 2 और 5 में पेयर, 2 का पेयर हो गया कंप्लीट। अब 3 का पेयर स्टार्ट करो, तो 3 का हो जाएगा हमारा 3,1, 3,4 और 3,5। काउंट करो कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पेयर हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कितने होंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए है, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 है, 1 2 3। बी सेट में कितने हैं, 1 2 3, बस 3 × 3 दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 9। तो जो 9 एलिमेंट 9 पेयर किस में होंगे मेरे, ए प्रोडक्ट बी में, 9 ही आए ना। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ये यहाँ फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट ए, मान लिया हमने ए है, इफ़ एंड नंबर ऑफ सेट बी हमने मान लिया कि चलो बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्रोडक्ट बी हमेशा क्या होगा, ए इंटू बी के इक्वल ही होगा। और नंबर ऑफ रिलेशन कैसे पता चलेगा, तो इन्हीं में से रिलेशंस का फाइंड करना है। तो रिलेशंस के लिए हो जाएगा रिलेशन नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी, क्या होगा, वो होगा 2⁴ इंटू बी, 2 की पावर कर देना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रिलेशन के नंबर हमें पता चल जाएंगे। अब हमें तो यहाँ पे ये समझना है कि रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से सेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ मेरा सेट ए, एक तरफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट मेरे 1 2 3 हैं और सेट बी के एलिमेंट 1 4 5 हैं। देखो कुछ ना कुछ फॉर्म चाहिए रिलेशन बनाने के लिए, ऐसे ही थोड़ी ना कि हवा में ऐड कर देंगे, नहीं, हवा में ऐड नहीं करते हैं। जैसे हमारी ये मानो कि हमारी फैमिली में रिलेशन है ब्रदर एंड सिस्टर का, तो ब्रदर एंड सिस्टर का कनेक्शन किससे है, कुछ ना कुछ तो फॉर्म है, तो वो हमारे फादर मदर, जैसे हमारी बुआ है मामा है, तो उनका कनेक्शन हमारे पापा और मम्मा से है। तो यहाँ पे हमें वही समझना है कि कुछ ना कुछ फॉर्म है तभी रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो वो मुझे एक फॉर्म लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म ले लिया, क्या कि मेरे जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो किसके स्क्वायर रूट हैं, सेट बी के एलिमेंट के स्क्वायर रूट हैं। अब मुझे कनेक्शन मिल गया, अब मैं रिलेशन बना सकती हूँ कि भाई रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा है, वो मैं देखती हूँ। अब यहाँ के जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट मेरे एक तरह से इनपुट कहलाते हैं, ये मेरे एक तरह से इनपुट कहलाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्री इमेज कहते हैं, जिन्हें हम प्री इमेज कहते हैं। प्री इमेज किसको कहते हैं, जो रिलेशन बनाएंगे एलिमेंट बी के साथ, एलिमेंट बी के सेट बी के एलिमेंट के साथ जो रिलेशन बनाएंगे वो एलिमेंट मेरे किस में आएंगे, प्री इमेज में, ठीक है। तो यहाँ के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, इमेज, मतलब यहाँ एक इमेज बनेगी। अब ये इमेज प्री इमेज यूज़ किया जाता है मैपिंग में, तो यहाँ पे एक तरह से मैपिंग हो रही है, एक सेट से दूसरे सेट में मैपिंग हो रही है। किस तरह से, मैंने क्या बोला कि ये जो एलिमेंट, यहाँ के जो एलिमेंट है इस सेट के, वो किसका स्क्वायर रूट है, सेकंड एलिमेंट में जो होंगे। तो भाई हम 1 जो है तो इसका स्क्वायर इसमें मिलेगा, तो इसका स्क्वायर क्या है 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक है, आया समझ में। लेकिन हमारा एरो इसी तरह से चलेगा, क्योंकि यहाँ हमने इसी तरह से डिफाइन किया है रिलेशन सच दैट ए टू बी। तो ए टू बी, तो ए के एलिमेंट हमारे प्री इमेज है और बी जो है वो इमेज है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, यहाँ पे मैं कहूँगी कि जो इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 इज 1, ठीक है। चलिए अब सेकंड का देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 होता है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर तो हमारा 9 होता है, लेकिन इसमें वो एलिमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट बने, 2 एलिमेंट के रिलेशन बने हैं। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर हुए मेरे, 2 ऑर्डर्ड पेयर हुए। अब इसे मैं सेट फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, इसे मैं सेट फॉर्म में लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, R फॉर रिलेशन। अब सेट फॉर्म में मुझे लिखना है, तो किस किस में रिलेशन हुआ है, कौन कौन से पेयर में हुआ है, 1 to 1 और 2 to 4, 1 to 1 और 2 to 4। ये मेरा होता है रोस्टर फॉर्म।
सेट्स के फॉर्म हम समझ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये रोस्टर फॉर्म है। और इसी को अगर मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो मैं कैसे लिखूंगी। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, हम कॉलन यूज़ करते हैं और कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, जो हमारा एलिमेंट है उनको हम एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एलिमेंट किस फॉर्म में चल रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में, तो यह मेरा ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा, लेकिन किस में, एक्स और वाई के फॉर्म में। फिर कॉलन यूज़ करते हैं, जैसे हम सच दैट बोलते हैं, और कॉलन के राइट साइड में हम इनकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि ये किस फॉर्म में है, तो इनका हम रिलेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो रिलेशन क्या है, या तो ऐसे लिख दो y इज नहीं, x जो है, x क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y है, तो x के फॉर्म में ही लिखो, x इज स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है। और हमें ये भी शो करना है भाई x और y है क्या, ठीक है। तो एक एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ती है सेट बिल्डर फॉर्म में, कि हम अगर उसे रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x जो है वो सेट A से बिलोंग करते हैं और y है वो सेट B से बिलोंग करते हैं, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन समझ आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी और रोस्टर फॉर्म में भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं, इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं रिलेशंस की, वो और समझ लेते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन भी हमने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो एलिमेंट है, मतलब 1 की इमेज 1 है, ठीक है, 4 की इमेज क्या है, सॉरी 2 की इमेज 4 है, ठीक है, और 4 की प्री इमेज 2 है। ये होता है क्या, 1 की जो इमेज है, 1 की जो इमेज है वो 1 है, इमेज इधर है, प्री इमेज इधर है, तो 1 की इमेज 1 है और 1 की प्री इमेज 1 है, ठीक है। 2 की इमेज क्या है, 4 है, 2 की इमेज 4 है और 4 की प्री इमेज क्या है, 2 है। बाकी दो एलिमेंट हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उनको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे जो इनपुट में गए, जिनकी इमेज दूसरे सेट में है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं मेरे प्री इमेज, ठीक है। सिमिलरली ये मेरा होता है आउटपुट, आउटपुट, इनपुट आउटपुट के बीच में रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा है रिलेशन आर, तो ये मेरे क्या है, इमेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डोमेन। डोमेन क्या होता है, डोमेन जो है, ये जो प्री इमेज है, जिनका इनपुट हमने डाला और हमें उनका रिजल्ट मिला आउटपुट, वो मेरे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे, ये जो 1 और 2 हैं, ये मेरे क्या है, डोमेन, डोमेन। अब कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन जो होता है, सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी किस में आएंगे, कोडोमेन में। तो ये पूरा मेरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन और डोमेन में कंफ्यूज मत होना, डोमेन में किसके एलिमेंट आते हैं, सेट ए के, मतलब फर्स्ट सेट के, और कोडोमेन में एलिमेंट आते हैं सेकंड सेट के, और कोडोमेन में ऑल एलिमेंट्स होते हैं, बट डोमेन में ऑल एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अब हमारा मेन आता है रेंज। रेंज क्या होता है, जिन जिनका आउटपुट निकला है, जिन जिनकी इमेज है, वो हमारे रेंज कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या कहलाएंगे, रेंज। क्लियर हुआ, डोमेन एंड रेंज, ये अच्छे से समझ लेना, इनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो डोमेन क्या है, जो जिनका इनपुट डाला, जिनकी प्री इमेज है, वो मेरे किस में आए, डोमेन में, और जिनका आउटपुट निकला, मतलब जिनकी इमेज है, प्री इमेज से जिनकी इमेज है उस सेट में, वो मेरे क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। अब इनको अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूं तो किस तरह से लिखूंगी, जैसे मेरी प्री इमेज है, प्री इमेज क्या है, 1,2 सेट फॉर्म में लिख दिया, इमेज क्या है 1,4 लिख दिया, डोमेन क्या है, वही जो प्री इमेज होती है 1,2। कोडोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे, कोडोमेन में सेट बी के सारे एलिमेंट, तो सेट बी के 1,4,5। क्लियर। अब रेंज बचा, रेंज में क्या होता है, जिनकी इमेज है, जिनकी प्री इमेज है पहले सेट में, जिनका आउटपुट निकला है, वो रेंज में आएंगे, तो 1,4। अब यहाँ पे हम एक बात और कह सकते हैं, क्या, कि जो रेंज होती है, रेंज होती है कि क्या हम उसको सबसेट कह सकते हैं, किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ रहे हैं और रेंज में उसी में से एलिमेंट निकल रहे हैं, तो ये जो रेंज का सेट बनेगा, रेंज का जो सेट होगा, वो इसका कोडोमेन का सबसेट होगा। अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो। डोमेन को हम किससे डिफाइन करते हैं, डी आर से, सॉरी, ठीक है, को डी आर,
और ये आर आर। देखो यहाँ पर रिलेशन पढ़ रहे हैं इसलिए आर लिखा है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो एफ हो जाएगा, उसको हम एफ से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये है हमारा पूरा रिलेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हमारा फंक्शन है, हमारा लास्ट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टाइप के रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाता है। क्या, उसकी डेफिनेशन से हम समझ लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन है फ्रॉम अ सेट A to set B is a specific type of relation for which every element X of set A has one and only one image Y in set B। मतलब वो कंडीशन दे रहा है किस टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाएगा कि वो रिलेशन में जो सेट ए के एलिमेंट हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मतलब किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं होना चाहिए, वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। केवल एक इमेज होगी तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम कैसे डिफाइन करें वो फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए दो सेट ले लिए, ठीक है, ए और बी, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट मैंने इसमें ले लिए और इसमें ले लिए मैंने 1 4 9 और 16। अब क्लियरली मुझे रिलेशन कैसा बनाना है? इसके स्क्वायर का, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये मुझे इस तरह का रिलेशन बनाना है। तो 1 2 1 बनेगा, 2 2 4, 3 2 9, 4 2 16। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। तो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज भी एक ही है, सबकी एक एक इमेज है। और ये जो मैपिंग है ना, ये मैपिंग होती है, ये मैपिंग कहलाती है। मैपिंग भी हमारी कई तरह की होती है, 1 to 1, मैनी टू 1, वो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे बस इतना बताती हूँ, ये जो इस टाइप की मैपिंग है ना, ये मैपिंग होती है हमारी 1 to 1। ये मैपिंग हमारी 1 to 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट होता है और ये हमारा आउटपुट कहलाता है। तो इनके बीच में मैपिंग चलती है, जो प्रोसेस चलती है, और उसी में स्पेसिफिक प्रोसेस जो होती है वही आउटपुट निकल के आएगा, उसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्लियर? रिलेशन बीच में होते हैं और जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो कहलाता है हमारा फंक्शन। तो रिजल्ट हमारा कंडीशन पे है क्या, कि इधर के एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। तो ये जो मैपिंग होती है 1 to 1 होती है, 1 to 1 मैपिंग हमेशा क्या कहलाता है? फंक्शन। 1 to 1 मैपिंग में हमेशा फंक्शन होता है, ठीक है। क्लियर? अब हमारा सेकेंड मैपिंग होती है मैनी टू 1। मैनी टू 1 मतलब, एक और ले लेती हूँ एग्जाम्पल में, ए बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया 1 2 3 4, ये एलिमेंट ले लिए। अब मैनी टू 1 मतलब यहाँ के एलिमेंट हैं, इनकी इमेज जो है डबल हो सकती है। डबल कैसे? समझ लो, जैसे 1 का यहाँ पे क्या लें हम, 1 -1 ले लेते हैं, ये -1 और फिर 1 ले लेते हैं और ये 2 और -2 इस तरह से लेते हैं, तब बनेगा मैनी टू 1 हमारा। अब कैसे बनेगा? सेम ले रही हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रिलेशन में सेम ले रही हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 4 और 9, ठीक है। अब मुझे ये रिलेशन इससे डिफाइन करना है। तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। अब ये मैपिंग मेरी जो कहलाती है, ये जो मैपिंग चली, ये मैपिंग मेरी कहलाती है मैनी टू 1। मैनी टू 1 मतलब यहाँ पे मैनी हो रहे हैं लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ मैनी हो रहे हैं, यहाँ 1 हो रहे हैं, इसीलिए इसे पढ़ा जाता है मैनी टू 1 मैपिंग। मैनी टू 1 मैपिंग हमेशा क्या होती है? फंक्शन कहलाती है। मैनी टू 1 हमेशा क्यों फंक्शन कहलाएगी? इसमें फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या, कि सेट ए के जो एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट हैं उनकी वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। अब आप फर्स्ट एलिमेंट देखो -1, इसकी कितनी इमेज है? एक की तो है। इसकी कितनी इमेज है? इसकी भी एक है। इसकी कितनी इमेज है? इसकी भी एक है। और इसकी कितनी इमेज है? इसकी भी एक है। और यहाँ के सभी एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिलेशन क्या कहलाएगा? हमारा फंक्शन है। क्लियर? अब किस टाइप का फंक्शन नहीं होता है, किस टाइप का फंक्शन नहीं होता है, तो मैं आपको एक रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन देती हूँ, जैसे 1, 2, 1, 4, ठीक है, और दे दिया मैंने 2, 4 और दे दिया 2, 6।
ठीक है। अब इसको मैं जब मैपिंग में डिफाइन करूंगी तो आपको पता है ये रोस्टर फॉर्म है रिलेशन की। अब इसको जब मैपिंग में डिफाइन करेंगे तो पता है कि पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होता है, सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता है। तो ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। तो 1 2 1 और 2 दो ये एलिमेंट है। इसमें 2 4 6 2 4 6। अब देखना मैपिंग देखो, 1 का 2 से, ठीक है, 1 का 4 से, ठीक है, सेकंड 2 का 4 से और 2 6 से। अब देखो इसमें देखो ये कौन सी मैपिंग है, यहाँ पे ये फंक्शन की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है समझो। 1 है, इसकी इमेज क्या है, इसकी इमेज 2 भी है, इसकी इमेज 4 भी है, लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि सेट ए के एलिमेंट की इमेज कितनी होनी चाहिए, 1 एंड ओनली 1। भाई यहाँ पे तो इमेज 2 हो रही हैं, समझ आया। तो ये होता है 1 to many मैपिंग, और 1 to many मैपिंग फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन नहीं होता है, ये दो फंक्शन होते हैं। फंक्शन डिफाइन करना समझ आ गया, कैसे हम फंक्शन को पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लियर है। एक ही इमेज होना चाहिए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझो। रिप्रेजेंट हमने रिलेशन में समझा था क्या, कि आर सच दैट ए टू बी, बस इसी तरह से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन को एफ से डिफाइन किया, स्मॉल एफ लेते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। जब दो सेट के रिलेशन में हमारा फंक्शन है तो हम उसको लिखते हैं एफ सच दैट ए टू वी, वेयर फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये फंक्शन कहलाता है। एक्स का फंक्शन क्या है, वाई है, एक्स का फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, वाई है। अब जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स मेरी क्या है, प्री इमेज है, किसकी, प्री इमेज किसकी है, एक्स, एक्स क्या है, सेट ए के एलिमेंट है एक्स, और जो किसकी प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ किसके हैं, बाय के। अब ऐसे ही मैं बाय को बोलूँ, बाय क्या है, तो बाय जो है वो क्या है, इमेज है, किसकी इमेज है, इमेज ऑफ एक्स। क्लियर, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन और हाउ टू आइडेंटिफाई फंक्शन, ये सब मैंने समझा दिया। अब इसमें हमारा आता है रियल फंक्शन कौन से होते हैं। रियल फंक्शन आपको पूछने के लिए आ जाएंगे कि पहचानिए आप रियल फंक्शन है या नहीं है। तो रियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे दोनों सेट में एलिमेंट कैसे हों, रियल नंबर हो, या ऐसे कह लो कि सेट ए और सेट बी जो हैं वो सबसेट हो किसके, रियल नंबर्स के। तो वो वाले फंक्शन हमारे कहलाएंगे रियल फंक्शन। सेकंड होता है हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, जिनमें फंक्शन होता है। तो जो सेकंड सेट है, जो सेकंड सेट है सेट बी, उसके एलिमेंट कंपलसरी है कि रियल नंबर्स होते हैं, वो फंक्शन हमारा कहलाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब अगर जैसे सेट ए में रियल नंबर्स नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली कुछ गिवन है, किसी के नेम गिवन है, कोई भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट गिवन है, तो वो हमें मैटर नहीं करता है। जो सेकंड सेट है सेट बी, उसके सारे एलिमेंट हमारे रियल नंबर हैं, तो उसको हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन हम समझ लेते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो हमारे फंक्शन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो हमारा फंक्शन कैसे होता है, एफ सच दैट आर टू आर। अब यहाँ पे आर टू आर मतलब क्या है, आर टू आर है रियल नंबर टू रियल नंबर। इस तरह हम डायरेक्ट रियल नंबर का सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारा फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स और वाई आपस में इक्वल होते हैं, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। सो एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेंगे, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर पेयर किस तरह से बनेंगे, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, इस तरह से हम बना लेंगे। तो ये मेरा सेट बना, ठीक है। अब ये मेरा सेट, अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करते हैं, अब हमें ऑर्डर पेयर मिल गए हैं। अब तो हम कार्टेशियन प्लेन पर इजीली
ग्राफ शो कर सकते हैं। किस तरह से? ऑर्डर पेयर देखो 0 0 1 1 2 2, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर का सेट देखकर ये पता चल रहा है कि इसका जो ग्राफ है आइडेंटिटी फंक्शन का, वो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। क्यों? क्योंकि देखो 0 0 हमारा ओरिजिन होता है, 0 0 ओरिजिन होता है। अब 1 1, तो इसका 1 यहाँ x एलिमेंट x1 और y1, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। फिर x2 और y2, तो ये एलिमेंट यहाँ आएगा। ठीक है, ये पेयर यहाँ आएगा, सॉरी ये 3 है और ये 3 है, तो इसका ऑर्डर पेयर यहाँ आएगा। तो इस तरह से हमारी नेगेटिव नंबर पे भी जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कैसा ग्राफ शो होगा? ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया। आइडेंटिटी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या मतलब? एक ही हो, जिसका सिर्फ एक ही हो, मतलब सेम एलिमेंट्स हो, तो इसीलिए सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट इक्वल होते हैं ना। सेकंड आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं? कि जिनमें रियल नंबर्स का किससे कनेक्शन हो रहा हो, रियल नंबर्स और एक कांस्टेंट नंबर के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? एफ सच दैट आर टू सी। इसका मतलब ये होता है रियल नंबर का किससे मैपिंग हो रहा है? सी से, एक कांस्टेंट नंबर से हो रहा है। सो यहाँ पर फंक्शन में डिफाइन करेंगे तो किस तरह से करेंगे? एफ एक्स इक्वल टू सी। एक्स क्या है? एक्स हमारे एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब सी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, कुछ भी हो एक फिक्स्ड वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पे सी इक्वल टू 3 ले लिया, सी इक्वल 3 ले लिया, तो आप x की वैल्यू चेंज करते रहोगे और y की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं सेट बनाऊंगी तो किस तरह से बनेगा? आप सेट बनाओ। चलो, एफ एक्स इक्वल टू 3 है, सी की जगह मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। अब इसका ऑर्डर पेयर बनाओ, तो जब x 0 रख रहे हो तो y3, x 1 रखोगे तो y3, फिर x 2 रख रहे हो। समझ में आ रहा है कैसे कर रही हूँ मैं? x की वैल्यू रखती जा रही हूँ, f0 तब भी 3 है, फिर x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तब भी 3 है, और x की वैल्यू 2 पुट की तब भी 3 है। फिर इनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, तो 1 का पेयर 3 2 1 3 और 2 3। तो इस तरह हम कितने भी ऑर्डर्ड पेयर शो करेंगे तो सबका जो सेकंड एलिमेंट है वो पेयर का 3 ही आएगा। अब इसको जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है कि जो y है, y एक्सिस का कितने पर है? 3 पर। तो यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो और ये 3, ये मेरा 3 पॉइंट है, ये फिक्स है। ठीक है, अब x का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा? 0 3, तो यहीं आ गया पॉइंट। अब 1 3 ले लो, तो ये 1 है x एक्सिस पर और ये 3, तो ये पॉइंट आ गया। अब 2 3, ये 2 है, तो यहाँ से 3, ये हमारे पॉइंट फिक्स हो रहे हैं किस पर? प्लेन पर। अब सिमिलरली नेगेटिव में भी आएंगे, तो जब हम इन पॉइंट्स को जॉइंट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी जो किसके पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के। तो कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा ग्राफ इस तरह बनेगा। क्लियर? थर्ड पढ़ते हैं हम पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होते हैं हमें पता है, क्या अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के पॉलिनोमियल देखने हैं, एक क्वाड्रेटिक एक क्यूबिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें डिग्री 2 होती है, 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक होते हैं, और जिनकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। तो दोनों के हम ग्राफ समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मैं जैसे ग्राफ डायरेक्ट आपको बताऊँ, ax² + bx + c, ये हमारी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और p ऑफ x इक्वल, ये पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक का क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, डिग्री का अंतर आ जाता है। तो ये इसका ग्राफ जब मैं शो करूं तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से कर्व फॉर्म में शो होगा। ये किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप बोलो मैम डायरेक्ट बता दिया, तो कैसे करना है? आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉलिनोमियल ले लो। ठीक है, पॉलिनोमियल ले लिया आपने, फिर आप क्या करो? उसमें x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो इस तरह हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। वो ऑर्डर्ड पेयर को जब आप ग्राफ में शो करोगे तो इस तरह का हमारा ग्राफ मिलेगा। इसका भी मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह का इसका क्यूबिक का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। ये किसका है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ
है हमारा। क्लियर। अब हमारा रैशनल फंक्शन समझते हैं। रैशनल फंक्शन क्या होता है भाई? रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? ऐसे नंबर जो PYQ फॉर्म में डिफाइन होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इस सेम हमारा फंक्शन के लिए भी है सेम, क्या कि दो फंक्शन हैं, क्या मैंने ले लिया एक फंक्शन f(x) और एक फंक्शन ले लिया मैंने g(x). अब कोई फंक्शन अगर इस तरह की फॉर्म में है, कोई फंक्शन इस तरह की फॉर्म में है वेयर क्या, वेयर g(x) इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे वो हमारे कैसे फंक्शन कहलाएंगे? रैशनल फंक्शन। अब मैं चलो इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक फंक्शन लिया हमने, क्या, f सच दैट r - 0 टेंड्स टू r। समझ आया क्या किया मैंने? रियल नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमारा जो g(x) है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर के साथ हमने फंक्शन क्रिएट किया है। तो इसका मैं एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, f(x) इक्वल टू 1/x। इसको ले लो, चलो ये रिलेशन लिया हमने, क्या, f(x) इक्वल टू 1/x। अब इसके ऑर्डर पे जब आप क्रिएट करोगे तो मैंने जैसे x1 लिया, ठीक है, इसका हम जब सेट बना रहे हैं तो x मैंने 1 लिया तो 1/x, y कितना आया मेरा? 1 आया। अब मैंने 2 लिया तो y कितना आया मेरा? 1/2 आया। इसी तरह से ये मैंने 3 लिया, चलो 3 लिया तो ये आया मेरा 1/3। अब मैं नेगेटिव नंबर लूँ तो -1 लूँ तो -1 आ रहा है। फिर -2 लूँ तो y कितना आ रहा है मेरा? 1/2। इस तरह से हमारे ऑर्डर पेयर क्रिएट होंगे। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर बन गए। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं। इसका हमें क्या करना है? रैशनल फंक्शन का हमें ग्राफ देखना है। तो इसका देखो, ग्राफ देखो क्या है, 0 सब्ट्रैक्ट किया है। ग्राफ में 0 सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो 0 तो आएगा ही नहीं हमारे ग्राफ शो करने में। तो हमारी जो लाइन होगी ना ग्राफ की, देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ शो होगा वो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, इस तरह से शो होगा और इस तरह से शो होगा। मतलब हमारा 0 एक्सक्लूड रहता है ना, तो 0 पे तो हमारा कहीं जाएगा ही नहीं, टच ही नहीं होगा हमारा ग्राफ। तो यहाँ एक नेगेटिव नंबर, देखो नेगेटिव नंबर पेयर में पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा ग्राफ होगा। ये पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा और ये नेगेटिव नंबर्स के पेयर में ग्राफ बनेगा। क्लियर है? चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूलस। तो जो मॉड्यूलस फॉर्म में होगा कोई फंक्शन, मतलब मोड लगा होगा उसमें, तो वो हमारा किस टाइप का फंक्शन कहलाएगा? मॉड्यूलस फंक्शन। अब मोड लगा होता है तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव हो जाती है मॉड्यूलस में। तो सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन लूँ आपके लिए, f इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया मोड x लेंगे ना, तो मोड x हमारा इस तरह होता है। तो ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, फंक्शन किस में होता है? f सच दैट r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब यहाँ पे मुझे ग्राफ शो करना है मॉड्यूलस के लिए। तो अब देखो x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, x और -x। ये मेरी x भी होगी और -x भी होगी, जहाँ पर इफ़ x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, क्या, मॉड्यूलस फंक्शन कहलाएगा। कि अगर इसमें मोड फॉर्म में दिया है तो जो आउटपुट आएगा ये क्या है? मोड x। ये मेरा आउटपुट है, f(x) इक्वल टू y होता है। तो जो मोड ऑफ x है वो ऑलवेज मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मेरा ग्राफ में नीचे की साइड ग्राफ नहीं बनेगा, ये नेगेटिव नंबर होते हैं, ये नेगेटिव क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो मेरा y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन x तो मेरी नेगेटिव है ना, x तो मेरा नेगेटिव है। तो जब मैं इसे ग्राफ पर शो करूँगी तो किस तरह से होगा? ये मेरा x एक्सिस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, ये नेगेटिव होते हैं, लेकिन y पे सारे पे ये पॉजिटिव होते हैं। तो मेरा y तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, मोड x। समझ आया? तो यहाँ पे हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ इसमें लिख के, जैसे हम ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। चलो इसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो x 0 रखा तो y 0 आया, x 1 रखा मैंने तो y 1, फिर x 2 रखा तो y 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है। हमने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन उसमें सारे क्या थे? पॉजिटिव थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो है ही ऑर्डर पेयर,
ये मेरे सारे पॉजिटिव ऑर्डर पेयर ले लिए मैंने, जिसमें x की वैल्यू मैंने सारी पॉजिटिव ली है, तो ये पॉजिटिव के लिए हो गया। अब नेगेटिव के लिए देखते हैं, तो x मैंने -1 रखा तो भी x +1 आएगा, x में -2 रखूंगी तब भी y जो है +2 आएगा, x -3 रखूंगी तब भी y मेरा क्या आएगा, +3 आएगा। अब इसे आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखो, क्या ये तो मेरा इस तरह से ऐसी लाइन बन रही है, ठीक है, क्लियर। लेकिन ये नीचे नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव नहीं है। क्वाड्रेंट हमें पता होना चाहिए, इस क्वाड्रेंट में ऑर्डर पेयर के दोनों जो एब्सिसा ऑर्डिनेट होते हैं दोनों नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। देखो -1 यहाँ -1 होगा, यहाँ 1 होगा, या -2 यहाँ 2, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आएंगे, इस तरह से। तो ये ग्राफ हमारा किसका होगा, मॉड्यूलस फंक्शन का। ग्राफ क्लियर हो जाने चाहिए, हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी हमारे ग्राफ पूछे जाते हैं। चलिए अब सिग्नम फंक्शन देख लेते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन में हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन होगा, 1 0 -1, ठीक है। यहाँ पे x ले लिया आपको ग्रेटर देन 0, यहाँ पे x इक्वल 0 है, और यहाँ पे x लेस देन 0 है, लेस देन, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ है ना, ये y की है, मतलब जो इमेज है, इमेज हमें फिक्स गिवन है, इमेज हमें फिक्स गिवन है। इमेज क्या है, 1 0 -1। ये जो रेंज है यही इमेज होती है, यही रेंज होती है, ये हमारा आउटपुट होता है, भूलना नहीं। तो ये जो है ये फिक्स कर दी है, ये हमारी फिक्स कर दी है, और x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे आप ऑर्डर पेयर बना सकते हो। कैसे ऑर्डर पेयर बनेंगे? x मैंने 0 रखा तो y मेरा 0 आया, ठीक है। x मैंने सेट में लिखते हैं, x मैंने 1 रखा, x मैंने 1 रखा तो y मेरा 1 आया, ठीक है। x मैंने 2 रखा तो y मेरा 1 आया। क्या कह रहा है? x ग्रेटर देन 0 जब भी होगा तो आउटपुट 1 ही आएगा। तो कितना भी x की वैल्यू कितनी भी पॉजिटिव रख लो, उसका आउटपुट 1 ही आएगा, उसकी इमेज 1 ही रहेगी। अब नेगेटिव नंबर को लेके देखते हैं ऑर्डर पेयर। तो मैंने -1 लिया तो -1, -2 लिया तब भी -1, और -3 लिया तब भी -1। समझ आ रहा है? यहाँ पे मेरी रेंज 1 0 -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्राफ कैसे शो होगा, ग्राफ देख लो एक बार। भाई देखो मुझे पता चल रहा है कि y मेरा 1 भी है, y मेरा 0 भी है, और y मेरा -1, मतलब फिक्स है। जैसे हमने कांस्टेंट फंक्शन में पढ़ा था, y फिक्स था, कितना था, 3 था। तो x एक्सिस के पैरेलल हमने 3 से जाती हुई एक लाइन ग्राफ में हमारी शो हुई। सिमिलरली यहाँ है, यहाँ पे बस 3 लाइन है। अब 3 में से y = 0 तो हमारी एक्सिस ही है, y = 0 क्या है, ये है 0, ठीक है। तो अब हमें लेना है y = 1, तो y का 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ से लाइन इस तरह ड्रॉ होगी, लेकिन सारी पॉजिटिव के लिए, सॉरी पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये इसके लिए y = -1, y = -1 कहाँ है, यहाँ पे -1, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, यहाँ से इस तरह जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ किसके लिए, हमारे सिग्नम फंक्शन के लिए। अब हमारा लास्ट ग्राफ बचा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं रब करके समझा देती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, सपोज कोई भी हमारा फंक्शन है f सच दैट r₂r, जिसमें क्या है f(x) जो है वो x है। अब ये इस तरह से क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि x की वैल्यू हम जो ले रहे हैं, x की वैल्यू हम कुछ भी वॉटेवर इंटीजर लेते हैं, तो जो हमारा y आएगा वो y उससे ज़्यादा आएगा, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ग्राफ में मैं आपको बता देती हूँ। ग्राफ में शो करने के लिए सपोज ये लाइन पर हमारा 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3। सिमिलरली y एक्सिस के लिए भी समझ लो, -1 -2 -3, ठीक है। ये हमने नंबर डिनोट कर दिए x एक्सिस और y एक्सिस पर। तो यहाँ पर देखो f(x), अब x की वैल्यू मैंने 1 ली, x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो y की वैल्यू क्या, ग्रेटेस्ट लेना है, उससे ज़्यादा लेना है। तो x1 ले लिया, ठीक है, सॉरी x1 ले लिया, तो y कितना लूँ मैं, y कितना लूँ मैं, y कितना लूँ जो उससे आगे हो। तो यहाँ से इस तरह से डिनोट होगा y2, यहाँ से आगे
और यहाँ पे हम एक सर्कल लगा देते हैं। अब ये सर्कल का मीनिंग क्या होता है? ये सर्कल का मीनिंग होता है कि उसको इंक्लूड नहीं किया है वो नंबर को, सिर्फ हम उससे थोड़ा सा आगे ले रहे हैं, सिर्फ उस नंबर से थोड़ा सा हम आगे ले रहे हैं। तो इस तरह से इनको ग्राफ में ऐसे डिनोट किया जाता है। नीचे भी इसी तरह से रहता है और हमेशा राइट हैंड साइड की साइड ये चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गए, क्लियर है। का लास्ट टॉपिक अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, मतलब रियल फंक्शंस के बीच में हम ऑपरेशंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो सपोज हमारे दो फंक्शन हैं जो सेम सेट्स में अप्लाई हो रहे हैं, f सच दैट x2r एंड g सच दैट x2r। दो फंक्शन है हमारे f एंड g, तो उनके बीच में अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करें तो किस तरह से रियल फंक्शंस में होंगे। सो एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन f प्लस जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, क्लियर। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए f माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। जिस तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सिमिलरली उनके फंक्शंस में भी सब्ट्रैक्शन होगा। फॉर मल्टीप्लिकेशन f इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। Similarly, for division of two real numbers, f by g into x equal to f of x divided by g of x। अब यहाँ पे हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स को पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी बोला जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दो फंक्शन के लिए बोला है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर स्केलर के लिए भी हो सकता है। स्केलर क्या होता है? हमारा रियल नंबर ही होता है। तो सपोज कोई एक फंक्शन है f ऑफ x है, f ऑफ x है, अब उसको आपको एक स्केलर आपको गिवन है, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स, इस तरह से हमारा डिफाइन होगा, क्लियर है। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, तो उसमें हमारे सारे ये रियल फंक्शंस आ जाएंगे, तो उसको समझ लेते हैं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स गिवन है हमारा 2x प्लस 1। तो इसमें फर्स्ट हम एडिशन का लगाते हैं। तो फर्स्ट एडिशन का क्या है? एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है हमारा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो सिमिलरली एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हमें लिख देना है एक्स स्क्वायर, और ये साइन ऐसे ही आएगा। जी ऑफ एक्स के प्लेस पे लिख देना है 2x प्लस 1। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये इसका आंसर है। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, अर्थमेटिक साइन जो है वो सिमिलर रहेगा। जी ऑफ एक्स मेरा होता है 2x प्लस 1, तो ब्रैकेट में आएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो दैट इज अवर आंसर। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं f इंटू जी एक्स, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? एफ ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई और जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई। तो एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, जी ऑफ एक्स मेरा क्या है? 2x प्लस 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर। सो क्या हो जाएगा? 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर का 2x में मल्टीप्लाई, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई। तो ये साइन सेम रहता है प्लस, और एक्स स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर रहेगा। ये आया मेरा एफ डॉट जी एक्स। अब मैं डिवीज़न रूल फॉलो करूँ तो एफ बाय जी इक्वल, तो अब एफ ऑफ एक्स और किससे? जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा? 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। इस तरह से हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस रियल फंक्शंस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इजी है, और ये चैप्टर का एंड हमारा यहीं होता है। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, जिससे मैं आपको दूसरे तरीके से या उसको और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। पर्टिकुलर वही टॉपिक का वीडियो मैं डाल दूँगी, बट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी तक भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली